के अंदर, वूम के अंदर जो छोटा सा बेबी है, नन्हा सा बेबी, वो एक पेशेंट है और मैं उसकी आवाज़ हूँ, क्योंकि वो बेबी बोल नहीं सकता, कुछ भी नहीं बोल सकता, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसे हमें, जब वो मम्मी के पेट में होता है, वी हैव टू ट्रीट दोज प्रॉब्लम्स। और अगर हम उनको ट्रीट करेंगे तो ये बेबीज, दे कैन सर्वाइव वेल, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू सी अ फ्यू ऑफ देम हियर। सो मैं आज आपका इंट्रोडक्शन सिर्फ फीटल मेडिसिन की तरफ करूंगी, और उसके बाद जब ये बेबीज बॉर्न होते हैं उसके बाद हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग NICU टीम है, डॉक्टर निधि उसका पार्ट है, जो बेबी को बॉर्न होने के बाद फिर वो उनका केयर करती हैं। सो आई स्टार्ट ऑफ विद दिस वीडियो हियर टू शो यू कि फीटल मेडिसिन एक्चुअली क्या है। मेनिंगोमाइलोसिल रिपेयर, मतलब जिन बच्चों की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होता है और ये बच्चे पैदा होने के बाद चल नहीं सकते, बेड बाउंड होते हैं, इनका अब ट्रीटमेंट इन यूट्रो, मतलब माँ के पेट के अंदर हम ये सर्जरी कर सकते हैं, जिससे हम इन बेबीज का प्रोग्नोसिस को बेटर कर सकते हैं। देखिए 100% तो हम में से कोई नहीं कर सकता, बिकॉज जो भगवान ने बनाया है वो नेचुरल बिल्कुल नहीं आ सकता, लेकिन इन बेबीज 3 इयर्स तक चल पाते हैं, उनको शंटिंग की ज़रूरत कम पड़ती है। और ये फैसिलिटी सिर्फ अभी कंट्री, हमारे पूरे भारत में सिर्फ अमृता फरीदाबाद में अवेलेबल है, जहाँ हम बेबी का इन यूट्रो स्पाइनल डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, एंड अब मैं आपको लेके चलूँगी थ्रू जर्नीज ऑफ डिफरेंट पेशेंट्स जो हमारे पास आए हैं और जिनका हम पे विश्वास था और हम उन बेबीज को ट्रीट कर पाए माँ के पेट के अंदर, जिससे वो बेबीज ने बहुत अच्छा किया है और सब बेबीज हमारे सामने हैं। हमारा ये यंग फाइटर शंटो, ये आपके सामने है, और हमने इस बेबी का नाम शंटो रखा है क्योंकि इस बेबी के लंग्स के अंदर हमें एक शंट डालना पड़ा था जब ये मम्मी के पेट में था। शालिनी इनकी मम्मी है जो हमेशा स्माइल करती रही हैं, और इनकी स्माइल ने हमें बहुत प्रोत्साहित किया कि वी कैन फाइट फॉर दिस बेबी। और अगर ये शंट नहीं डला होता तो शायद हमारा शंटो आज हमारे बीच में नहीं होता। सो आई थिंक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, बिकॉज शंटो भी बहुत ब्रेव हैं क्योंकि उन्होंने सारा दर्द सहन किया, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। डॉक्टर निधि वाज मैनेजिंग आउटसाइड और मैंने इनसाइड उस बेबी को ट्रीट किया। सो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इस बेबी के अंदर लंग्स के अंदर फ्लूइड भर गया था, और अगर हम इस फ्लूइड को, हमने एक शंट डाला है जो बच्चे के लंग्स से बाहर एमनियोटिक कैविटी में आता है,
और ये शंट डालने से जितना भी लंग का फ्लूइड था वो बाहर आ जाता है। उसकी वजह से लंग्स जो बिल्कुल पिचक गए थे वो एक्सपैंड हो जाते हैं, दे एक्सपैंड एंड दिस अलाउज द बेबी टू ब्रीथ व्हेन द बेबी इज बॉर्न। ये देखिए जब बेबी बॉर्न हुआ तो ये इसका शंट है, और फिर बॉर्न होने के बाद से एनआईसीयू में हमारी बहुत एफिशिएंट टीम ने इस बेबी को संभाला। थिंग इज कि अगर ये शंट नहीं डलता तो ये बेबी के लंग्स में इतना फ्लूइड था कि बेबी बाहर आके शायद उसको ब्रीथ नहीं कर पाता और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती। बट दिस वाज कॉन्फिडेंस ऑफ शालिनी एंड शंटो ऑन अस, जिसकी वजह से हम इस बेबी को आगे ले पाए। एंड अब जिन्होंने बहुत मेहनत करी आफ्टर द बेबी वाज बोर्न एंड बेबी इज डूइंग वेरी वेल। ये एक और चीज है जिसमें हम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन देते हैं। ये बेबीज, इनकी मम्मी RH नेगेटिव होती हैं और पापा RH पॉजिटिव होते हैं, जिसकी वजह से इन बेबीज में कई बार अनीमिया हो जाता है। और ये अनीमिया इतना सिवियर होता है कि अगर हम इनको अंदर पेट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं दें देन वी कैन लूज दीज बेबीज। तो इसके अंदर हम बहुत ही स्पेशल ब्लड, जो हमारा ब्लड बैंक इज वेरी केपेबल ऑफ, एक बहुत स्पेशल ब्लड प्रिपेयर किया जाता है, उसको इरेडिएट करा जाता है, स्पेशली प्रिपेयर होता है, मदर के साथ क्रॉस मैच होता है, और फिर हमको इसको इंट्रा यूट्राइन बेबी के अंदर ही, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ही हम इस ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं। बेबी के पेट के अंदर जो अम्बिलिकल वेन अंदर जाती है उसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया है। सो इससे बेबीज को ब्लड हमें हर 2 हफ्ते में, कभी 3 हफ्ते में देना पड़ता है, जिससे कि ये बेबीज देन डू वेल। और ये हमारा लिविंग एग्जाम्पल है वेदांश, जिसको अब ये 1 ईयर का अगले से रहे, फिर ये जाके इसकी टर्म पे डिलीवरी हुई। सो दिस वाज मल्टीपल इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन्स व्हिच helped Vedansh become what he is today. A big round of applause. ये भी बहुत फाइटर होते हैं. I sincerely feel that when the patient trusts you and this little baby trusts us, miracles happen. And this is what really happens when they support us. And this is a little angel, Sumaira, वो अभी बाहर गई हैं. इस बेबी को 5 ट्रांसफ्यूजन देने पड़े. 5वें महीने से हम इस बेबी को ट्रांसफ्यूजन देते रहे. Required 5 transfusions, और उसके बाद ही बेबी डिलीवर हुआ and baby is doing very well. And you can see the smile, and this is how the baby is NICU. So I want to also emphasize कि multidisciplinary team effort होता है. अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, but in our hospital we have the best of equipments, we have best of facilities, and we have the doctors who work together. एक team spirit है जिसमें हमारा एक ही गोल है कि हमें बेबी को बचाना है. So हमारा NICU is very very strong, हमारा blood bank बहुत strong है, हमारी pediatric surgery team बहुत strong है, neurosurgery team बहुत strong है, और हम सब मिलके एक टीम की तरह काम करते हैं. अकेले हम कुछ भी नहीं हैं, but the entire team together works miracles for these babies. एक होता है प्रॉब्लम जिसमें ट्विन बेबीज होते हैं, और इन ट्विन बेबीज में एक मोनोकोरियोनिक ट्विन्स होता है. मोनोकोरियोनिक ट्विन मींस दीस 2 बेबीज आर शेयरिंग 1 प्लेसेंटा. उनका एक ही प्लेसेंटा है, जिससे दोनों के बीच में ब्लड एक्सचेंज होता है. और वो ब्लड एक्सचेंज होने की वजह से या तो बेबीज बहुत स्मॉल हो जाते हैं, या फिर उनमें फ्लूइड का डिस्टर्बेंस हो जाता है, या फिर उनमें अनीमिया एक में और एक में ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. इन कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है कि अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो वी विल लूज बोथ द बेबीज, एंड 80% चांस होता है कि हमारे दोनों बेबीज वी विल लूज. लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं पेट के अंदर, देन वी हैव चांसेस ऑफ सर्वाइवल आइदर ऑफ बोथ और एटलीस्ट सिंगल ट्विन टू 90%, टू 80 to 90%. अब ये हमारे पास एक पेशेंट पंजाब से आई थी, केरला से. आज वो नहीं आ पाई है, शी स्टेज वेरी फार अवे. ये एटिपिकल TTTS बोलते हैं, जिसमें स्टेज 1 से लेके डायरेक्टली बच्चा स्टेज 5 पे चला जाता है. तो एक बच्चे के अंदर बहुत सारा पानी, जो आप देख रहे हैं ये बच्चे के लंग्स हैं, और लंग्स के अराउंड पूरा पानी भरा हुआ है, और ये बच्चा हाइड्रॉक्स में है. मतलब ये बच्चा किसी भी वक्त उसका हार्ट बीट बंद हो सकता है. इस केस में अगर ये इसकी डेथ होती है तो दूसरा जो इसका को-ट्विन है उसका भी ब्रेन डैमेज होने का खतरा होता है, बहुत सिवियर ब्रेन डैमेज. तो इसीलिए इस कंडीशन को ट्रीट करना जरूरी है. और हमने फिर इस बेबी के लिए एक लेजर टेक्निक होती है, एक हमारे पास फीटोस्कोप होता है. फीटोस्कोप एक लैप्रोस्कोप की तरह होता है, जो कि हम अंदर डालते हैं यूट्रस के अंदर, और उस फीटोस्कोप के थ्रू हम ये जो दोनों बेबीज के बीच में जो ब्लड एक्सचेंज हो रहा है उसको स्टॉप करते हैं लेजर के थ्रू. सो ऐसा करने से जो एक्सचेंज ऑफ ब्लड है वो बंद हो जाता है दोनों के बीच में, और फिर ये बेबी अच्छा करते हैं.
So this is what we did for this patient. तो दूसरा बेबी जिसको हाइड्रॉप्स था, that baby died, पर उसकी वजह से एडवांटेज क्या हुआ कि हमारा, क्योंकि हमने लेजर किया था, हमारा दूसरा बेबी बिल्कुल डिलीवरी तक गया, टर्म तक गया, और टर्म पे जाके 37 वीक्स में उसकी डिलीवरी हुई, 2.7 kg बेबी. सो हमने वी वन द बैटल फॉर दिस बेबी, क्योंकि हमने एक तो उसको एक बेबी से दूसरे बेबी का ब्रेन डैमेज नहीं होने दिया, और दूसरा उस प्रेगनेंसी को टर्म तक लेके गए, बिल्कुल डिलीवरी तक लेकर गए. दैट वाज एन एडवांटेज. गया था क्योंकि उसको अगेन वही प्रॉब्लम ट्विंस में. ट्विंस दो तरह के ट्विंस होते हैं, एक जिनके अलग अलग प्लेसेंटा है, एक जिसका सेम प्लेसेंटा है. ये सारे प्रॉब्लम उनमें होते हैं जिनका सेम प्लेसेंटा है. अब उसकी वजह से एक बेबी बहुत छोटे हो रहे थे और एक बेबी बहुत बड़े. इसमें भी यही प्रॉब्लम थी, अगर ये बेबी की डेथ हो जाती तो दूसरे बेबी के ब्रेन को डैमेज हो जाता. तो हमें इस बेबी को रिड्यूस करना पड़ा, और रिड्यूस करके सक्सेसफुली हम दूसरे बेबी को टर्म तक लेके जा पाए, 35 वीक्स तक लेके जा पाए जब उनकी डिलीवरी हुई. तो ये बेबी बहुत अच्छा कर रहे हैं. ये वो बेबी है जिसको हमने 19 वीक्स पे रिड्यूस किया था, जिसका हमने हार्ट बीट बंद किया था. और ये दूसरा बेबी है जो बहुत अच्छी तरह से विद गुड न्यूरोलॉजिकल आउटकम बिल्कुल ठीक ठाक पैदा हुए. और ये बेबी हैं आज एनआईसीयू में आए हैं अपने चेकअप के लिए. थोड़ा सा इनको जॉन्डिस हो रखा है, बट द बेबी इज डूइंग वेरी वेरी वेल. और ये एक बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट केस इस तरह से था, क्योंकि इस बेबी के प्लेसेंटा जो है, जो बच्चे को ब्लड देता है, उसके अंदर एक ट्यूमर था. इट्स कॉल्ड अ बिनाइन ट्यूमर. ये ट्यूमर अपने आप में ऐसा करता है कि इतना सारा ब्लड ले लेता है कि जो बेबी है उसका ब्लड बिल्कुल कम हो जाता है, जिसकी वजह से उस बच्चे को अराउंड पूरा पानी भर जाता है, अनीमिया हो जाता है. तो इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है कि या तो हम बेबी को ब्लड चढ़ाएं, बट वो बार बार अगर हमारे पास 5वें महीने में एक पेशेंट आई थी, 17 इयर्स के बाद कंसीव किया था. आईवीएफ की कंसेप्शन थी. आईवीएफ आपको पता होगा, जिसमें बाहर से बेबी को बना के अंदर डालते हैं यूट्रस में. इसके अंदर हमने क्या किया कि इस प्लेसेंटा का जो ब्लड सप्लाई था उसको हमने ग्लू डाल के सील ऑफ कर दिया. ग्लू डालने की वजह से जो ब्लड फ्लो था उस प्लेसेंटा का हमने स्टॉप कर दिया, जिसकी वजह से वो जो ट्यूमर था वो श्रिंक होना शुरू हो गया. ऐसा करने पर जो बेबी था उसका उस पे जो ब्लड शंटिंग की वजह से इफेक्ट आ रहा था, अनीमिया करेक्ट हो गया, और वो बेबी बहुत अच्छा किया. 37 वीक्स तक हम उस प्रेगनेंसी को लेकर गए, एंड बेबी इज डूइंग वेरी वेल. ये महाराष्ट्र से एक कपल हमारे पास आया था, इसलिए आज वो नहीं आ पाए हमारे साथ. और ये कपल है वो जिनका वो बेबी है जो बिल्कुल टर्म तक जा पाए, क्योंकि हमने उस कोरियोएंजियोमा को, वो बिनाइन ट्यूमर को हमने टाइम पे उसका ब्लड सप्लाई को स्टॉप कर दिया. सो आई थिंक ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज हैं. हम ये रीसेंट स्टोरीज आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे थे, और जो पेशेंट्स आ सकते थे आज. सो आई थिंक फॉर अ मदर उसकी सारी हैप्पीनेस उसके बेबी में होती है. आप सब पेरेंट्स हैं और आप समझ सकते हैं कि इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट द बेबी इज हेल्दी. द बेबी, आप सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं. एंड आई थिंक सो एज अ फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट मेरे को बहुत रिस्पॉन्सिबल फील होता है, बहुत पैशनेट फील होता है कि मुझे इन बच्चों को बेस्ट आउटकम देना है. लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम ये एम लेकर चलते हैं दैट डू नो हार्म. जब हम करते हैं कोई ट्रीटमेंट, वी एक्सपेक्ट कि बच्चे को नुकसान ना करे या माँ को नुकसान ना करे, बट बेस्ट आउटकम्स हो विद मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस. देखिए, वी आर ह्यूमन बीइंग्स. कॉम्प्लिकेशंस, हम ये नहीं बोलते कि जीरो कॉम्प्लिकेशन पे हम काम करते हैं, बट दिस इज आवर एफर्ट एंड द एंटायर टीम ऑफ अमृता. हम सबका विजन यही है कि हमारे पास जो पेशेंट आए, मेरा फीटस पेशेंट है, गेट्स द बेस्ट आउटकम. एंड आई थिंक विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू वंस अगेन. And I think for me it is that I need to choose the best treatment for my patient. Treatment करना ही नहीं ज़रूरी, कई बार कुछ नहीं करना भी important होता है. So it is very very important to take that decision कि करना है या नहीं करना है. At the end there should be no harm to the baby or to the mother. That is in the best of our capability, the entire team. Thank you. बन जाते हैं, but they are the pillars and without them nothing is possible. So I would really like to thank our entire team of Amrita, with whose effort we are able to take our patients forward. Thank you so much. Thank you, Dr. Reema. I'd just like to introduce our team quickly. This is not the whole team. We have about 23 nurses
वो लोग राउंड द क्लॉक लाइक 24/7 वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल मम्मीज जैसे रखते हैं. दिस इज रीना सिस्टर. शी इज़ अ नर्सिंग इंचार्ज NICU की, जो पूरा हेड करती हैं. देन मीनाक्षी सिस्टर इज नेक्स्ट टू रीना सिस्टर. बहुत सीनियर स्टाफ है, पूरा ध्यान रखती है एक एक चीज़ का, कितना डोज जाना है मेडिसिन का, क्या बच्चा रो रहा है, कैसे कर रहा है. नीतू ANM, ये सारे रिकॉर्ड सब कुछ ब्यूटीफुली हैंडल करते हैं. देयर मेनी मोर फेसेस दैट यू आर नॉट सीइंग राइट नाउ, बट दे वर्क बिहाइंड द सीन्स. वी हैव डॉक्टर हिमांशु चावला. ये हमारे सीनियर रेजिडेंट है, हमारे साथ लास्ट जनवरी से हैं, ऑलमोस्ट 2 साल होने को आए, और पूरे 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं और एक एक चीज़ बिल्कुल देख रेख रखते हैं कि बच्चा ठीक है, बच्चा टाइम पे फीड ले लिया है, मेडिसिन चले गए हैं. इसके अलावा मैं हूँ, मेरे अलावा और कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर हेमंत हैं, डॉक्टर प्राची हैं, और हमारी पूरी टीम है, और भी सीनियर रेजिडेंट्स हैं. तो कुल मिला के अबाउट 5-6 डॉक्टर्स एंड 23 nurses are doing the work in NICU. So I think without a nursing team, the backbone of NICU, हमारा काम नहीं हो सकता. तो हम तो राउंड्स लेके थोड़ी देर में देख के आगे पीछे हो जाते हैं, OPD चल जाते हैं, डिलीवरी में चल जाते हैं, बट नर्सिंग टीम रन द शो, और इनका बहुत बड़ा श्रेय है. थैंक यू. और हमारे फीमेल मेडिसिन में तो सारी टीम यहाँ पर नहीं आ पाई है, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको वो अभी देख रहे हैं. So I apologize that they are not here, but I speak for all of them here. जिस तरह से आपने ये मेंशन भी कर रखा है प्रेस नोट में कि पेशेंट के घर में भीतर जाके आप लोग गए. जी. तो कितना चुनौतीपूर्वक था आपके लिए, क्योंकि जच्चा और बच्चा दोनों की जान भी बचानी थी, और वाकई में कि ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है. क्या कहना चाहिए? जी, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है. देखिए, इसमें कई तरह के प्रोसीजर्स होते हैं. एक तो होता है नीडल बेस्ड प्रोसीजर, जिसमें हमें सिर्फ नीडल डाल के प्रोसीजर करना पड़ता है. कुछ हीट जैसे माइक्रोवेव, लेज़र, RFA तरह हीट यूज़ करते हैं. कुछ प्रोसीजर हैं जिसके अंदर हमें जैसे हमारा शंटो है, उसमें हमें शंट डालना पड़ता है. बहुत मैं आपको सच बताऊं तो बहुत स्ट्रेसफुल होता है. मुझे हर प्रोसीजर में लगता है मेरी उम्र 5 साल कम हुई है, बिकॉज आपको बहुत प्रिसीजन के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि हर बार आप वो प्रोसीजर करते हो, आपको इस तरह करना है कि आपके बेबी को कोई नुकसान ना हो, और बहुत प्रिसाइजली पहुंचना होता है. सो इट इज़ वेरी ये नीडल बेस्ड होते हैं. कई फीटोस्कोपिक होते हैं जिसमें हमने फीटोस्कोप डाल के मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में प्रोसीजर करना पड़ता है. बहुत चैलेंजिंग रहते हैं. और जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो दिखाया था, ये हमने सिमुलेशन पे करा है, बिकॉज हम पेशेंट की रियल कंसेंट लेके नहीं दिखा पाए, बट दैट इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग. तो शंटो था, उसकी उम्र क्या थी? शंटो हमारे पास जब फर्स्ट टाइम आया था वो 29 वीक्स का था. 29 वीक्स मीन 7 months. तो अब जब ये बड़ा होगा, इसका आकार भी बढ़ेगा, तो किस तरह से जो शंट है वो कैसे? जी, तो अब ऐसी बात है कि क्योंकि प्रोसीजर सक्सेसफुल हुआ है बाय गॉड्स ग्रेस, एंड क्योंकि उसके लंग्स अच्छी तरह फंक्शन करे हैं और उसके ब्रेन में कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की लाइफ लीड करेगा. इसमें कोई बाद में बता नहीं पाएगा कि इसको इतनी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा ड्यूरिंग द इंट्रापार्टम पीरियड, मतलब जब वो बच्चे मम्मी के पेट में था. तो ये will lead a normal life, go to normal school, do everything normal. मतलब किसी को पता नहीं चलेगा कि इसका इतना सर्वाइवल. तो कब तक काम करेगा ये शंट? क्या दोबारा कभी भी चेंज हो सकता है? नहीं, अब जो उसको ट्रीट कर दिया है, अब we have cured the condition. पैदा होने के बाद ऑक्सीट्राइड के कुछ इंजेक्शंस लगे हैं, जिसके बाद वो जो जिसकी वजह से पानी बढ़ रहा था वो करेक्ट हो गया है. नाउ इट विल नॉट रिपीट इटसेल्फ. मैम, कितने पता चलता है कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं? जी, तो इसके ना बहुत सारे कारण हैं. सबसे पहले कई बार हमें 12 हफ्ते 3 महीने में भी पता चल जाता है कि बच्चे में प्रॉब्लम है. कई बार हमें 20 हफ्ते पे जब हम डिटेल एनॉमली स्कैन करते हैं, जब बच्चे को डिटेल में देखते हैं, तब पता चलता है. और कई बार ये प्रॉब्लम 24 हफ्ते, 26 हफ्ते, 6, 7, 8वें महीने पे भी आ सकती है. सो इसका कोई टाइमलाइन नहीं है. हर प्रॉब्लम जो है उसका अलग अलग टाइम है मैनिफेस्ट करने का. अब मैं आपसे सब कुछ तो आपसे डिस्कस नहीं कर सकती, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हर सिस्टम को लेके. अगर मैं ब्रेन में बोलूँ, हार्ट में बोलूँ, चेस्ट में बोलूँ, किडनी में बोलूँ, हर एक में प्रॉब्लम आ सकती है. कुछ चीज़ें ट्रीटेबल हैं, कुछ का जेनेटिक कॉज है जिसको हमें ढूंढना पड़ता है, और कुछ चीज़ें ट्रीटेबल नहीं हैं. तो ये भी डिफरेंस करना ज़रूरी है कि ये हम ट्रीट कर सकते हैं या ये बच्चा लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम में रहेगा, ये भी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है. और सेकेंडली क्यों होता है, इसके कारण अलग अलग हैं. अब जैसे हमारे शंटो को एक काइलोथोरैक्स था जिसके अंदर लिम्फैटिक ड्रेनेज में प्रॉब्लम होती है. वो किसी को हो सकता है, बड़े होके भी हो सकता था, लेकिन ये इंट्रायूट्राइन हुआ. अब जैसे ये अनीमिया है, जैसे ये RH नेगेटिव मदर हैं,
हमारी सोनाली का और इनका शाइना का बेबी, इनको क्या था कि मदर RH नेगेटिव है, पापा RH पॉजिटिव हैं, तो कभी ना कभी डिलीवरी के दौरान कुछ एंटीबॉडी चले जाते हैं, जिससे जब बच्चा पेट में होता है तो उसके एंटीबॉडी से बच्चे का खून डिस्ट्रॉय होता है। तो ये 24 हफ्ते पे भी हो सकता है, 26 पे भी हो सकता है, 28 पे भी हो सकता है, और हो सकता है ना भी हो। अब कई पेशेंट्स को हम फॉलो करते हैं, उनको खून चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम फॉलो करते हैं, वो डिलीवर कर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कभी कभी इम्पैक्ट एंटीबॉडीज ज्यादा बन जाते हैं तो उससे इम्पैक्ट जल्दी होता है। कुछ कंडीशंस जैसे, अब हर एक का कारण अलग है, टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशन अलग है, ट्रीटमेंट हो सकता है नहीं हो सकता, वो मोडालिटीज अलग अलग हैं। अच्छा, कुछ खान पान से भी कुछ फर्क पड़ता है बच्चे पे? नंबर खान पान में और, कुछ और जो लेडीज प्रेगनेंसी के दौरान कुछ काम करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, कुछ रिलैक्स करती हैं, इससे भी कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फोलिक एसिड एक न्यूट्रिएंट है, एक मल्टीविटामिन है, जिससे स्पाइनल डिफेक्ट होने की संभावना होती है। तो हमारे एक्चुअली गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग टू हर प्रेग्नेंट वुमन को फोलिक एसिड मिलना चाहिए, कि अगर टाइम पे फोलिक एसिड नहीं मिला तो उसके स्पाइनल कॉर्ड में बच्चे के डिफेक्ट हो सकते हैं। तो फोलिक एसिड ऐसी कंडीशन है जिससे इस तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज रेस्ट करना, नहीं करना, काम करना, उससे इन चीज़ों पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, कितने % महिलाओं को इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है? देखिए, डिपेंड करता है। अब हमारा टर्शरी सेंटर है, हमारे पास रेफरल आते हैं, इसलिए हमारे सेंटर में थोड़ा नंबर ज़्यादा है, बट अदरवाइज मैं बोलूँ उसमें 3 से 4% पॉपुलेशन है इंटायरली जिसमें मेजर प्रॉब्लम होने की संभावना है, 10 से 11 में माइनर प्रॉब्लम होने की संभावना है, और 15 से 20 में बहुत छोटी, जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। जो पहला कंसीव किया है पेरेंट्स ने, तो क्या सेकंड जो कंसीव करेंगे उसमें प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम वो जो प्रॉब्लम है उसका पहले तो कारण ढूंढें कि क्यों हुआ है। अगर हमें कई बार जेनेटिक टेस्ट करने पड़ते हैं बच्चे पे, ये देखने के लिए कि जैसे थैलेसीमिया है, या फिर सिकल सेल डिजीज है, या फिर एक तरह का पैरालिसिस होता है जिसको ड्यूशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं। ये चीज़ें पेरेंट्स में इसके कुछ जीन्स होते हैं जो बच्चे में आ जाते हैं, और वो अगली प्रेगनेंसी में भी रेकर कर सकता है। उस केस में हमें जेनेटिक टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, और अगर जेनेटिक टेस्टिंग में सब कुछ नॉर्मल है तो रिस्क ऑफ रेकरेंस लगभग ना के बराबर होता है। मैम, फॉलिक एसिड की आपने बात की, तो फॉलिक एसिड क्या 9th मंथ तक, जो जब तक बच्चा डिलीवर ना हो तब तक वो खा सकते हैं? खा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट 4 वीक्स जब उसको पता भी नहीं होता कि उसकी प्रेगनेंसी है, उस टाइम पे स्पाइन बन जाती है। पहले 4 हफ्ते में स्पाइनल कॉर्ड का पूरा डेवलपमेंट जो बिगिनिंग होती है वो हो जाती है। इस टाइम अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो तो ये मैनिफेस्ट कर जाता है। बाद में फोलिक एसिड का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। इट्स ड्यूरिंग द इनिशियल पार्ट ये जरूरी है। अगर डाइट बहुत अच्छी है, बहुत फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाती हैं जिसमें फोलिक एसिड अधिक मात्रा में है, तब जनरली प्रॉब्लम नहीं भी होती। बट येस, इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी फोलिक एसिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने मैं हेड हूँ फीटल मेडिसिन एंड पेरिनेटोलॉजी एट अमृता हॉस्पिटल। मैं हेड करती हूँ फीटल मेडिसिन को, जहाँ की आपको सबको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एक माँ के लिए, उसका बेबी। एंड इतनी खुशियां होती हैं उसके साथ जुड़ी हुई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बेबी जब मम्मी के पेट में होते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एंड कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो हम ट्रीट कर सकते हैं। इनमें अगर ये पेशेंट्स हमारे पास राइट टाइम पर आए, जैसे अगर हमें किसी बच्चे को ब्लड चढ़ाना है, उसको अनीमिया हो गया है जिसको इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं, या फिर वो ट्विन प्रेगनेंसी है जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया है जिसको लेजर के थ्रू या फिर RFA के थ्रू या माइक्रोवेव एब्लेशन के थ्रू हम ट्रीट कर सकते हैं, या फिर बच्चे के स्पाइनल कॉर्ड में कोई डिफेक्ट है जो कि हम इन यूट्रो सर्जरी कर सकते हैं। ये सब पॉसिबिलिटीज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जब भी आपको लगे कि आपके कोई नोन टू है जिनके बेबी को कोई प्रॉब्लम है जो जिसके लिए बोला गया है कि शायद कोई इलाज नहीं है, आपको एक बार कंसल्टेशन कर लेना चाहिए कि हो सकता है कहीं पे इसका इलाज अवेलेबल हो और आपकी बेबीज बहुत अच्छा करें। आज देखा जा रहा है कुछ माताएं यहाँ पर आई हैं, हालांकि बहुत सारे केस आपने बताए हैं जो रिकॉर्ड भी अपने आप में दर्ज करते हैं, जैसा अमृता हॉस्पिटल की बात करता है, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। तो कितने केसेस है ये और कितने कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं? देखिए, मैं आपको ट्रुथफुली बताऊंगी तो हर महीने 1 या 2 या 3 केसेस, 4 केसेस भी हर महीने आ जाते हैं जिसमें हमें स्पेशल ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है। और थिंग इज दैट बहुत डिस्ट्रेस में आते हैं ये पेशेंट्स। कई बार उनको बोला गया है कि आपके आगे कोई रास्ता नहीं है, आपको प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना है, लेकिन फिर जब हम उनका इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, इन बेबीज को हम ट्रीट कर सकते हैं और इससे बेबीज इंप्रूव होंगे। जब प्रेगनेंसी के दौरान कब सिम्टम्स किस तरह से आते हैं ताकि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उन्हें पता चले और
कई अस्पताल में तो ये जनरली क्या होता है कि जब लेवल 2 स्कैन होता है या जिसको एनॉमली स्कैन बोला जाता है 18 से 20 से 22 हफ्ते के बीच में, इसमें कई बार अल्ट्रासाउंड में कुछ चीजें पकड़ में आती हैं जो हम ट्रीट कर सकते हैं, जिनको फॉलो अप पे रखना पड़ता है और एक समय पे हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम्स लेट आती हैं, जैसे 26 हफ्ते 28 हफ्ते। तो जब भी कोई अल्ट्रासाउंड कराती है माँ, तो उसमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है जो हमें हर बार ट्रीटेबल नहीं होती, हर कंडीशन ट्रीटेबल नहीं है। एक सबसेट है कंडीशंस का जो ट्रीटेबल है, वो राइट टाइम पे फिर अगर रेफर हो जाए तो इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। और आरएचआईसीयू मैंने जिसकी बात करी, वो जब मदर की प्रेगनेंसी होती है कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं जिसको आईसीटी बोलते हैं। वो आईसीटी टाइटर से हमें पता चलता है कि ये मदर के में एंटीबॉडीज आ गए हैं और इसको अनीमिया बच्ची को होने का खतरा है, और उसको अगर राइट टाइम पे रेफर किया जाए तो हम उसको फॉलो करके टाइम पे बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं। अब जो बच्चे हैं वो किस तरह से उनकी हालत है और आगे जो उनकी लाइफ किस तरह है? देखिए, अगर हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ, इनका एनआईसीयू का स्टे सक्सेसफुल और अच्छा रहा, ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, लाइक नॉर्मल पीपल। इसमें पता भी नहीं चलेगा कि इस बच्चे को, अभी आप वेदांश को देख रहे हैं, वो बिल्कुल 1 साल का होने लगा है और बहुत अच्छा कर रहा है। तो इसमें पता नहीं चलता कि इन बच्चों को इंट्रा यूट्राइन इतनी प्रॉब्लम्स थी और अब वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सो बट येस, इट इज नॉट इन ऑल द केसेस. It is not 100%. Medicine is not 100%. Majority of them do very well. कुछ में complications आ भी सकते हैं, and that is inherent part of any treatment that we give to our babies. हाई रिस्क में क्या होता है कि हाई रिस्क किस तरह से हाई रिस्क है वो इम्पोर्टेंट है। अब हाई रिस्क होने का कारण पता होना चाहिए। उसको हाई ब्लड प्रेशर है जिसकी वजह से वो हाई रिस्क है, डायबिटीज है तो हाई रिस्क है, उसका ब्लड फ्लो बेबी को कम जा रहा है जिसकी वजह से वो हाई रिस्क है। तो पहले तो कारण ढूंढना पड़ता है हाई रिस्क का, फिर अकॉर्डिंगली ट्रीट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ हाइपरटेंशन है तो दवाई देनी पड़ेगी, डायबिटीज है तो शुगर कंट्रोल करनी पड़ेगी, और अगर ग्रोथ कम हो रही है तो हमें इसको सीरियसली फॉलो करना पड़ता है बच्चे को। अब एक पेशेंट थी हमारी, हमने उसको बोला आपको 2-2 हफ्ते पे हमें बच्चे का अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। उसको लगा कि डॉक्टर ओवर ट्रीट कर रहे हैं, वो नहीं आई और उनका 2 वीक के बाद दे डिडंट कम बैक, दे केम बैक 1.5 महीने के बाद, और बेबी अंदर ही बेबी का हार्ट बीट बंद हो गया। सो थिंग इज दैट कई बार हमें बहुत फ्रीक्वेंटली फॉलो करना पड़ता है बेबीज को, बट दैट इज केस टू केस। और मदर है शादी हमारे पास, कोई बात शादी की बात करेंगे और एक फाइटर ने आपके यहाँ जन्म लिया। मैं सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि डॉक्टर्स का कितना योगदान है और कैसा? डॉक्टर्स का इसमें सबसे ज्यादा योगदान है। मैं सिर्फ विश्वास कर रही थी डॉक्टर्स के ऊपर, क्योंकि हम भगवान के रूप में देखते हैं डॉक्टर्स को, एंड एक्चुअल में यही हुआ है, भगवान के रूप में ये आए हैं और इन्होंने बेबी को बचाया है। तो अगर ये नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तो मेरा तो ये है 200% योगदान रहा है इस चीज में डॉक्टर्स का, और सारे ही डॉक्टर्स का। रीमा डॉक्टर से लेके डॉक्टर, मैं यहाँ पे डॉक्टर दीप्ति है, डॉक्टर मानसी है, ये गायनी डिपार्टमेंट से है, एंड नीको की स्पेशलिस्ट है डॉक्टर निधि। तो मेरे लिए तो 3 गॉड मदर्स थी, यहाँ पे तीनों हैं। मैम सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस समय पे डॉक्टर्स तो अपना 100% देते हैं, लेकिन मदर का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए एक्चुअली सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम ना पेरेंट्स होते हैं और आपके हस्बैंड होते हैं। तो वो थ्रू आउट द जर्नी बहुत पॉजिटिव थे कि कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट करो, सब ठीक रहेगा। बस उसी पॉजिटिविटी के साथ आज ये है। अब शालिनी जी का शंटो कैसा है? बहुत अच्छा है, अब बिल्कुल बहुत अच्छा है, रिकवर करा है इसमें, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, बिल्कुल अब टच वुड बहुत अच्छे हैं। चलिए डॉक्टर्स की टीम है हमारे साथ, एक बार बात करेंगे। आइए प्लीज। डॉक्टर्स की टीम है, शंटो है हमारे साथ, ये बेबी है, माइनर बेबी है, और बेबी है जी नया जन्म हुआ, और एक फाइटर भी हमारे साथ आज मौजूद है। भगवान की तरह डॉक्टर सबसे पहले आई थिंक सेफ डिलीवरी करने के लिए बहुत श्रेय जाता है हमारी ऑब्स्टेट्रिक्स टीम को। उसमें डॉक्टर दीप्ति शर्मा मैम है हमारी हेड ऑब्स्टेट्रिक्स, एंड डॉक्टर मानसी हैं और इनकी पूरी टीम। तो इन्होंने एक सेफ डिलीवरी कराई। उस दिन शालिनी ब्लीडिंग में आए थे, इनका पानी छूट गया था, लीकिंग हो रही थी, तो मैम ने मिलके, डॉक्टर मानसी डॉक्टर दीप्ति मैम ने मिलके एक बहुत सेफ डिलीवरी कराई, और वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं 1 मिनट उनके शब्द क्या कहेंगे? आपकी
शब्द बहुत जरूरी है, बहुत चुनौतीपूर्ण रहा आपका ये सब। चुनौतीपूर्ण सभी के लिए था, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल अभी सभी नई सुविधा सब यहाँ पर अवेलेबल हो रही है, तो ये अपकमिंग चीज है और जो इसी एरिया के लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने की अवेयर होने की भी जरूरत है। तो इसमें फैमिली में को मैं बोलूंगी कि बहुत सपोर्टिव थे, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर हम जो भी बात इनको काउंसिल कर रहे थे तो वो उसको पॉजिटिवली रिसीव भी कर रहे थे। और दूसरा कि बच्चे की एक यूट्रस के अंदर सर्जरी होना और उसका सक्सेसफुल होना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें डॉक्टर रीमा बहुत केपेबल है, स्किलफुल है। और ऐसे प्रोसीजर्स के बाद एक जो होता है कि कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं एक प्रोसीजर के बाद, आपका प्री टर्म लेबर होना, लीकिंग हो जाना, तो समय से पहले बर्थ जो होता है वो एक पॉसिबिलिटी होती मैम है। एक सवाल है मेरा, वो ये कि आप खुद एक महिला है, एक महिला ही किरदार निभाती है, एक माँ का, एक पत्नी का, एक बहन का, एक सास का, हर तरह का किरदार, और महिला ही समाज को जोड़ती है। एक नया बर्थ आप लोगों की हेल्प के साथ, ईश्वर की कृपा से आज शालिनी जी के भी घर एक नया मेंबर आया है, तो आप लोगों को वो भगवान की तरह देख रही हैं। आप लोगों के लिए एक महिला को किस तरह से जो होम के अंदर ट्रीटमेंट करना है, सब कितना चुनौतीपूर्ण है? चुनौतीपूर्ण जो साइंटिफिक एविडेंस है वो हमारे साथ है, हमारी कैपेबिलिटीज, हमारी एजुकेशन बैकग्राउंड सब है, लेकिन मैं इस चीज के बाद बोलूंगी फिर भी हर चीज में ईश्वर का हाथ होता है। और हम अम्मा की कृपा से, अम्मा की ग्रेस है कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म मिला है इकट्ठे मिलके एक टीम की तरह काम करने का। तो जो एक ह्यूमन बीइंग के हाथ में होता है वो हम करते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा वो हमारे किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होता है। तो अम्मा की ग्रेस रही है और हम ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम दिन पे दिन बढ़े, लोगों को ये पता पड़े कि इस एरिया में इतना बड़ा हॉस्पिटल है और ये सब सुविधा सब अवेलेबल है। अच्छा मैम एक सवाल आपसे पूछूंगा, शंटो को देख के उनकी माँ के चेहरे पे तो स्माइल आई होगी, आपके क्या रिएक्शन है? मेरा रिएक्शन, मैंने जब उसका सिजेरियन किया सालनी का, तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि प्रीमेच्योर बेबी था और उनका पहले से इंट्रा यूट्राइन सर्जरी हुआ था बाय डॉक्टर रीमा, जो सक्सेसफुल रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन उनको लीकिंग की वजह से हमें इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ा। तो जब हमने सिजेरियन किया तो बेबी बहुत छोटा था, तो स्टंट था, तो हमने अंदर पानी होता है, वो बताएंगी मानसी कि पानी होता है, लेकिन जैसे ही बेबी बाहर आके ब्रेथ देगा तो शंट को टाइमली क्लैम्प करना है, वरना बेबी के फेफड़ों के अंदर हवा जा सकती है। तो हमने ऑपरेशन के दौरान वो जो नली हमने डाली हुई थी, डॉक्टर रीमा ने जो डाली थी, वो हमने जैसे डिलीवरी के तुरंत हमने उसको क्लैम्प किया, तुरंत जैसे डॉक्टर निधि थे हमारे साथ में खड़े हुए, तुरंत हमने बेबी को डॉक्टर निधि को दिया। एंड बेबी जब जैसे किराए किया उसके बाद में हमें थोड़ा रिलीफ मिला कि बेबी इज फाइन, मदर इज फाइन, एंड दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच।